इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरी स्ट्रेटजीज क्या हुआ करती थी रिगार्डिंग यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स। आप देखोगे नॉर्मली जो एडवाइस आपको इंटरनेट पे सर्च वगैरह करोगे मिल जाती हैं, तो एक बात तो सब लोग बताते हैं कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो जीएस पेपर वन के क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैक्सिमम जो इवन जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई अपने को 40 to 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आ नहीं रहे थे। एंड समहाउ दे मैनेज कि किस तरीके से एजुकेटेड गेसेस लेनी होती हैं। बट वो कैसे लेना होता है, क्या उसके लिए प्रिपरेशन लगती है, क्या स्ट्रेटेजी लगती है, वो मैं आपको यहाँ पे मेरे इंसाइट्स ओवर द ईयर्स मैंने इसको कैसे हैंडल किया है, आई विल ट्राई टू शेयर दैट विद यू ऑल। अगर आप मेरी मार्कशीट्स देखेंगे तो 2022 2021 2023 की तो अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल यू विल सी कि पेपर वन में मेरे डिसेंट 100 के पास जो है नॉर्मली मार्क्स मेरे बराबर रहे हैं। 20 में भी आप देखोगे तो 100+। सो एवरी टाइम इट वाज लाइक 100 समथिंग, जबकि आपको जो कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट 80 88 87 के आसपास रही। इस साल में 92 थी। इस तरीके से कट ऑफ रही है। 2023 में भी मैंने क्वालिफाई किया। इस बार हालांकि जो कट ऑफ है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि 75 80 के रेंज में है। इससे कम ही हो सकती हैं, ज़्यादा डेफिनेटली नहीं हो सकती। कैसे कैसे इसको किया है हमने, मैंने कैसे किया है वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, सबसे पहले जो बात है कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी आपको केवल और स्ट्रैटेजी आपको हेल्प कर देगी। कुछ चीज़ें तो मस्ट हैं, वो तो करनी ही पड़ेगी। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो बुक्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं तो केवल स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा, मेरा काम हो जाएगा, वो नहीं चलने वाला। तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको दीज आर द मस्ट, और ये आपको काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी एंड बार बार करनी पड़ेगी। इसके पीछे कोई वो मेहनत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। ठीक है, आप सबके लिए बुक्स नहीं पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे या जैसे भी पढ़ोगे, लेकिन कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं वो तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो मेजर 4 स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा आप इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक करते हो तो ये क्योंकि ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं या कंटेम्प्रेरी बेस्ड टॉपिक्स पे होते हैं, तो इसके लिए हम जो है अपने को अब करंट अफेयर्स मैगजीन से आप पूरा कर लो, आप न्यूज़ आर्टिकल्स को फॉलो करके करो, वो जैसे भी करो, बट आपको करना तो पड़ेगा। ठीक है, ये जो भी आपको मैं सजेशंस बता रहा हूँ ये इसलिए है, ये तब काम करेंगे जब आपने ये वर्क बैकग्राउंड का काम कर लिया है। बैकग्राउंड में आपने एफर्ट डालना था, वो एफर्ट डाल लिया है, इसके बाद ही ये काम करेंगे। और क्योंकि 2023 में लोगों ने ये कहा कि भाई इसमें जो इसके पहले वाले टेक्निक्स थे या जो भी आइडियाज़ होते थे उन्होंने काम नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने इस सेक्शन में आपको स्पेसिफिकली इस 2023 के ही जो क्वेश्चंस हैं वो लेके मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज अभी भी काम करती हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ इवॉल्व। आपको टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजीज तो ऑब्वियसली काम करती हैं ना, क्योंकि लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये मैं आपको लेके आपको बताऊँ कि स्टैंडर्ड बुक्स, अब देखो ये जैसे इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल जो है, ये किसके ओर होते हैं, ठीक है, किस कहाँ से ये इनमें से क्या जो है आपको मिलता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक बुक का आइडिया होता है कि भाई इल्मेनाइट जो है ये आपको टाइटेनियम का ओर है। मुझे र्यूटाइल का नहीं पता था, इल्मेनाइट मुझे याद था। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। अब या जैसे कि मान लो कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो सबको हमको पता होता है, ये बेसिक किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा कि 1833 वाले एक्ट के हिसाब से ही अपने को मिला था, तो विलियम बेंटिक को बना दिया गया। तो ये हम सब ने पढ़ा है, तो ये आपको इन बुक्स के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो कंटेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर रखो कि सोर्सेज को लिमिटेड रखो। देखो, मेरा ये मानना है पर्सनली कि रादर दैन आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ो, उससे बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। ठीक है, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, चीज़ों को रिकॉल करने में आसान होगा। तो मेरी बुक्स पे अगर आप देखो तो बहुत बार मार्किंग्स होती हैं, वो बार बार अलग अलग आपको हाइलाइटर से अलग अलग ये से वो इतनी बार जब मैं पढ़ता हूँ कुछ नया उसमें लेने को होता है, कुछ सीखने को होता है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा। आप नोट्स बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो ये आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट ओवरऑल ये आपको पार्ट तो मस्ट करना ही पड़ेगा। इसके 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 बाद ही कुछ काम आने वाला है। दूसरी, जब हम पढ़ेंगे तो बुक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप रट्टा मारने की लिमिटेशन हो सकती है, कितनी मेमोरी में रखोगे। तो ऑब्वियसली चीज़ें तो हैं, और कई बार अब क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखो, जो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन था
कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड करेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। तो ये डेफिनेटली ये न्यूज़ में चल रहा था, ये सब देख रहे थे कि भाई यूएस फेडरल रिजर्व्स जो है वो पैसा रेट जो है बढ़ा रहा है, वो अपने महंगाई उनके यहाँ बढ़ गई है तो वो कम कर रहे हैं। अब यहाँ से ये आपने पढ़ा, अब यहाँ से ये चीज़ देखो, ये दोनों तरीके से हो सकती हैं चीज़ें। एक यहाँ पे ये आइडिया था कि सेंट्रल बैंक्स जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। तो ये आपने न्यूज़ पढ़ा था, बट उस न्यूज़ को आपने अपना ये आपने अगर इसको लिंक नहीं किया हुआ है तो फिर ये किसी काम का नहीं है। तो नॉर्मली जब हम किसी भी इकोनॉमी के स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हो ना कि भाई रेपो रेट जब बढ़ता है आपको, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या होता है, उसकी उसकी करेंसी जो है मार्केट में करेंसी जो है अवेलेबिलिटी कम होती है या महंगी हो जाती है। तो ये इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके पास रहेंगी, देन ओनली यू कैन लिंक। अब ये स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू था, अगर ये लिंक आपने इस तरीके से करके इसको पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, ये ऐसे काम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इस तरीके क्वेश्चंस आंसर करने में कोई समस्या हो सकती है। वहीं पे अब जैसे ये क्वेश्चन था, क्योंकि इस बार जो स्टेटमेंट और आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लोगों ने ये भी कहा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है, इस बार के क्वेश्चन पेपर में आप जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो काम नहीं कर रही है। मैं आपको ये भी शो करूँगा कि एलिमिनेशन था, आप जहाँ पे खोज रहे हैं वहाँ पे नहीं था एलिमिनेशन। यहाँ पे आपको दिखेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चंस थे, सब में नहीं थे बट ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे ऑब्वियसली एलिमिनेशन आपको हेल्प करेगी। देखो एलिमिनेशन यहाँ पे कैसे काम करती है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ कि अगर स्टेटमेंट वन गिवन है एंड स्टेटमेंट टू है, अगर आपको एक चीज़ पता हो गई कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट श्योरली कि एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो देन चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। इन केस अगर स्टेटमेंट वन ही आपको पता चल जाए कि ये गलत है, तो देखो सवाल कितना ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सॉरी ये स्टेट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके के आपको मिल जाते हैं तो बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे। नहीं भी होता है स्टेटमेंट टू, अगर आपको मान लो कि गलत निकलता है, किसी केस में स्टेटमेंट टू गलत निकलेगा, उस केस में जो है यहाँ से आपको एक ऑप्शन आप केवल एलिमिनेट कर पाओगे, और यहाँ से इसके बाद ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से एक जो है आप यहाँ से सही निकाल के ले जाओगे। तो इस तरीके से देखो कि यहाँ पे जो है एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ भी काम कर रही है। हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही कहानी चल रही थी। अब ये आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप अगर आपने बुक्स को पढ़ा है तो जनरली होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल्स होती हैं वहाँ पे लीचिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सीप डाउन कर जाते हैं। अगर ये आपको बात पता है, ईज़िली आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगा लोगे, फिर यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इन केस नहीं पता है, इन केस कि चलो ये मेरे लॉजिक में नहीं है, तो भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर अगर होता है, कहीं पे भी हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो होते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो जल्दी सड़ना स्टार्ट होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, तो ये डिकम्पोज जल्दी होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर डिकम्पोज बहुत जल्दी हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, तो फिर उसकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेफिनेटली कम होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इस तरीके से लिंक करोगे। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी था अगर आपको पहला स्टेटमेंट ईजिली पता हो, और ये एक स्टैंडर्ड, आप कोई भी सॉइल, अगर इंडिया के भी सॉइल आप पढ़ोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आपने पढ़ रखा है, तो फिर ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है इजीली अवेलेबल रहती है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन आपको अगर थोड़ी चीज़ें पता हैं तो फिर आसान थी इस पेपर में भी। इसके अलावा ये जब आपने दो चीज़ें कर दी, आपने बुक्स को स्टैंडर्ड फॉलो किया है और उसके साथ साथ आपने जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रखी है, इतने क्वेश्चन करके मैं इस तरीके से ऑलमोस्ट अराउंड 25 टू 30 क्वेश्चंस मैं लगा पाया था। 25 से 30 क्वेश्चन मैं आसानी से, जो मैंने पढ़ा है इन्फॉर्मेशन मिलकर, अब जैसे था ना पार्लियामेंट्री सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल आपको बॉडी का मतलब क्या, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो ये मिल जाते हैं। या फिर इनमें से कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो आपको तो था, तो ये आपको अगर बुक्स को आपने स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो किया तो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से करके इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको आपको बेस्ड ऑन क्या आपने पढ़ा है, सारे इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन में नहीं हो, बट आपको फिर वहाँ पे थोड़ी सी अकल लगाने की ज़रूरत थी। जैसे यहाँ पे आप देखो कि लॉजिक एंड रीजनिंग के बेसिस पे मैंने ये इस तरीके के क्वेश्चन कैसे निकाले। तो आप देखो जैसे यहाँ पे ऑप्शन था, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। अब हुआ क्या
कि नॉर्मली मुझे ये स्टेटमेंट पता था कि इंफ्रारेड वेव्स आर अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये हम सब पढ़ते हैं ना, भाई विजिबल होता है और विजिबल के बाहर अल्ट्रा वायलेट होता है, इसके इधर जो है ये इंफ्रारेड होता है। तो विजिबल रे में जो हम विबग्योर पढ़ते हैं क्लास 9th में ही हमने पढ़ रखा है। तो ये तो चलो ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं होता, ये ऑप्शन मुझे क्लियर था कि नहीं होता है। अब यहाँ से चीज़ें जो थी इसके आगे के जो ऑप्शन थे वो निकालने थोड़े से मान लो कि मुझे इशू हो रहे थे। हालाँकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट था तो मेरे लिए थोड़ी चीज़ें आसान थी, बट स्टिल फिर भी अगर कोई नॉर्मल जिसको उतनी नॉलेज ना हो, फिर भी आप बात करो ज्योग्राफी की नॉलेज ना होने के बावजूद कैसे इसको सॉल्व करें। यहाँ पे उसने पूछ लिया कि इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। यहाँ पे ये आइडिया में मैं श्योर नहीं था, मेरे पास इसके लिए कोई डेटा नहीं था। तो आई वाज़ नॉट श्योर कि ये आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बस जस्ट बट ये कॉमन लॉजिक थॉट से आप सोचो कि हम जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं या नॉर्मली पढ़ते हैं, तो एक तो विजिबल रेज ही जो आपको दिख रही हैं वो गर्मी का कारण बनती हैं, वो आपके टाइम के साथ दिखती हैं, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। और दूसरे साथ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हमेशा बात होती है कि भाई अगर ओजोन नहीं होता तो अपने जो हैं जल जाते। और तीसरा जो है इंफ्रारेड है। अब अगर सोचो कि अगर केवल इंफ्रारेड ही 2/3 हो जाता, अगर इंफ्रारेड सारा आने लगे तो फिर तो कहानी ख़त्म। इसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए थी, रादर दैन इन दोनों पे डिस्कशन होने के के अलावा के इनकी नहीं होती, जबकि आपका इंफ्रारेड की होती। सो ये डेफ़िनेटली जो है ये ओवर स्टेटमेंट था, ये वैसे ही बस फँसाने के लिए दिया गया था। तो ये इस हिसाब से मैंने ये एलिमिनेट किया। इसके बाद अगेन आई वाज़ इन द इश्यू, मुझे डाउट था कि यहाँ पे अब कौन-सा सही हो सकता है, कि क्या इक्वेटर एंड पोल के बीच में जो डिफ़रेंस है इंसोलेशन का वो 10 टाइम्स का है? क्योंकि मैं श्योर नहीं था, आई वाज़ लाइक कि 4-5 होना हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इंफ्रारेड वेव्स जो हैं ये दीज़ आर लार्जली एब्ज़ॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज़ कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ से मैंने क्या लिंक किया, मैंने लिंक किया सिंपली कि वाटर वेपर जो है ये तो हम सबको पता है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस तो है, ये आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करता है। हम इसकी चर्चा इसलिए नहीं करते इन्वायरमेंट में क्योंकि ये इसका जो कंडीशन है वो या जो जो इसका एबंडेंस है वो चेंज होते रहता है टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, और वो अपने आप को रेगुलेट करते रहता है। बट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो अगर करें हम, तो CO2 से भी ज़्यादा है इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। तो दूसरी चीज़ ये थी कि एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म भी होता है नीचे से, ये कहानी हम सब पढ़ते हैं। और इंफ्रारेड वेव्स जो हैं तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है, लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, यानी कि ये नीचे से डेफिनेटली हिट करेगा। तो यहाँ को लेकर मैं श्योर नहीं था, मुझे डाउट था कि चलो ये 4-5 हो सकता है, ये 10 ज़्यादा दिख रहा है, और ये मुझे लगा कि ये मुझे मेरी लॉजिक के हिसाब से ये सही जा रहा है, तो आई गेस एंड ये करेक्ट हो गया। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में गलत हो जाए, बट नॉर्मली इस क्वेश्चन के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को इस तरीके से लिंक करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हुआ है और जो क्वेश्चन में आया है उसको हम कैसे लेके आएँ। अब देखो यहाँ पे फिर जो है ये एक क्वेश्चन पूछ लिया साइंस एंड टेक से कि एक्सेलेरोमीटर कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है। तो अब डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश, तो एक्सेलेरोमीटर का अगर होगा, ये चीज़ मुझे, चलो ये टर्म मुझे याद नहीं जनरली, तो अब इसका यूज़ कहाँ-कहाँ हो सकता है? तो वहाँ हो जाएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगा। एक्सेलरेशन जहाँ-जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ आपको एक्सेलेरोमीटर वहाँ पे आपका रोल प्ले कर सकता है। अब कार क्रैश जो होगा, तो कार क्रैश ऑब्वियसली एक्सेलरेशन यहाँ पे है ना, कार आ रही है और अचानक से रुक गई, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, तो ये आपको हेल्प कर दिया कि यहाँ पे चलो काम कर देगा। अब फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो ऑब्वियसली ग्राउंड की तरफ चलना स्टार्ट हुआ, तो ग्राउंड में ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ही है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली काम करेगा। तीसरा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हुआ था कि क्या करना चाहिए, लाइक आई आई टूक अ पॉज़ फॉर जस्ट आप कह सकते हो 20-30 सेकंड्स का, कि ये क्या होगा? डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफ़ोन, कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा? अब हुआ ये था कि जब मैं अपने फ़ोन को चेंज करने गया था, वहाँ पे इश्यू हो रहा था रोटेशन का, तो उन्होंने कहा कि इसका गायरोस्कोप चेंज करना पड़ेगा। अब आई वाज़ नॉट श्योर कि चलो ठीक है यार, जो करना है करो। बट मुझे इसकी वजह से डाउट हुआ। अगर मैंने ये टर्म नहीं सुना होता, शायद मैं आराम से टिक करके चला आता। फिर मुझे लगा कि नहीं, देखो ऐसा है, क्वेश्चन है, यहाँ पे स्मार्टफ़ोन अगर टिल्ट हो रहा है तो डेफ़िनेटली जब टिल्ट अप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ काम तो वहाँ पे करेगा। उसमें मोशन तो हो ही रहा है ऑब्वियसली। तो और ऐसे भी ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ एक्ट करेगी ना, ये तो चीज़ पता होगा फ़ोन में कि ये यहाँ पे कोई भी डिवाइस है तो ग्रेविटी उस पे किस तरीके से काम कर रही है, एंड दिस इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन डेफ़िनेटली। तो यहाँ पे मैंने मतलब वो लगा कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, मेरी लॉजिक कहती है एक्सेलेरोमीटर यहाँ पे काम करनी चाहिए। और मैंने ये कोई टर्म सुन रखा था, तो फिर लगा कि नहीं, बट आई टूक दिस कि ऑल 3 जाना चाहिए। ये बेस्ट लॉजिक बेस्ड डिस्कशन थी, डिडक्शन थी। तो ये आपको इस तरीके से लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। ज कभी-कभी हो सकता है ये कोई टर्म हमने सुना हो, बट लॉजिक कहती है
कि नहीं, तो देन यू हैव टू गो टू योर लॉजिक। अगर वो लॉजिक सेटिस्फाई कर रही है, वो करेक्ट तरीके से जा रही हो तो। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में कहीं-कहीं चीज़ें जो है आपने पढ़ा है उसको सही तरीके से लिंक करके इंटरप्रेट करते हो, तो देन दैट विल डेफिनिटली हेल्प। इसके बाद कुछ जो है ये जनरल एंड एक्सट्रीम टर्म्स ये चलता आ रहा है। अभी तक यूपीएससी को बहुत लोगों ने कहा कि अब तो ये खत्म कर देगा, बट अभी ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसने पूछ लिया कि सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एक्टिव प्रॉपर्टीज, साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, सम हैव इंसेक्टिसाइडल एंड सम हैव बायोल्यूमिनेसेंस। अब देखो मशरूम्स मशरूम्स अपने आप में बहुत वाइड वेराइटी है। अब यहाँ पे मैं अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कभी कभी फंसा भी सकते हैं, ये डेफिनेटली। एक बार जैसे उसने पूछ लिया था कि जो एशियाटिक लायन, जो आपको लायन है, और लायन, एशियाटिक लायन, ये केवल इंडिया गिर में ही मिलते हैं, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन था उनका। तो यहाँ पे देखो लायन जो है, और उसमें से भी एशियाटिक लायन कर दिया था, उसने स्कोप को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। तो वहाँ पे वो जनरल दिख ज़रूर रहा था, या एक्सट्रीम ओनली दिख रहा था, ओनली इंडिया करके एक्सट्रीम ज़रूर दिख रहा था, बट उस कंडीशन में वो उसका स्कोप भी जो था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे सिंपल से उसने मशरूम्स पूछे, और मशरूम्स अपने आप में बहुत वाइड वैरायटी है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप में इतनी वैरायटी है इनमें, तो दिस कैन, ये यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स अभी भी आपको देख के कि क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है, अगर रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। अगर नहीं है, जो बहुत ही जनरल चल रहा है, तो देन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो है आप जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपने टेक्निक्स देखे हुए हैं कि सम के लिए जो है वो नॉर्मली है वो ट्रू चला जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखेंगे। इस पे ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे इन्फॉर्म्ड गेसेस, इनको मैं गेस ऐसे नहीं कहता कि ऐसे ही नॉर्मली तुक्का मार दिया, एबीसीडी सिक्का उछाला और उछाल के जो आएगा उस हिसाब से कर लेंगे, वैसा नहीं। जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेसिस पे क्या हम चीज़ों को गेस कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे ये 85 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब लिटरली मुझे नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे जैसी कोई चीज़ मनाई जाती है 26 नवंबर को भी मनाई जाती है। दिस आई डिडंट नो, मैं श्योर नहीं था। फिर मैंने स्टेटमेंट 2 देखा कि ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया सेट अप द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब देखो, मुझे पता था कि 26 नवंबर को क्या हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल जो अडॉप्शन वाले कुछ आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए गए थे, ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत में अवेलेबल है। ये स्टेटमेंट मुझे याद था, नहीं भी याद होता, चलो कि ये स्टेटमेंट नहीं याद है मुझे। तो आप देखो कि ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी को आप कब सेटअप करोगे, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो क्या आप ये नॉर्मली पॉसिबल है क्या कि 2 महीने में आपने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर दिया? ड्राफ्टिंग कमिटी का काम ही होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो ये पॉसिबल होगा क्या? तो डेफ़िनेटली अगर ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ रखी थी, चलो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखी होती, तो आप लॉजिक लगा के कॉमन सेंस के हिसाब से इसको आप ऐसे ही रॉन्ग कर देते। जैसे ही ये रॉन्ग हुआ, आपका जो है सॉल्यूशन वो आसानी से, कहानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये इस तरीके से इजी इन्फॉर्म्ड गेसेज़, इसलिए मैंने इसको, हालाँकि मुझे याद थी, बट इस तरीके से नहीं भी अगर याद हो स्टेटमेंट, तो आप लगा सकते हो आगे। अब नॉर्मली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सही होना ही होना है। ठीक है, इस तरीके की, अब मैंने लिंक भी कर लिया, चलो ये स्टेटमेंट नहीं पता होती। अब जैसे एग्जांपल में, अब यहाँ पे दिया कि 26 नवंबर को क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना सकते हैं, तो मेरी लाइन ऑफ थॉट क्या जाती कि 26 नवंबर को डेफिनेटली हम 26 जनवरी, यही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो 26 जनवरी को हम ऑलरेडी रिपब्लिक डे मनाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया था फोर्स में, तो कुछ चीज़ों का अडॉप्ट कर लिया गया था, तो हम इसको शायद कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे होते। इसको मैं आराम से 70-30 के ये पे लेके चलता कि मैं अगर इसको कर रहा हूँ तो 70% ये सही होना चाहिए स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको कभी कभी अगर नहीं भी पता हो तो यू कैन टेक दिस थिंग्स। इसके अलावा होम गार्ड्स के बारे में ये क्वेश्चन था। अब देखो होम गार्ड्स, ये क्वेश्चन जो है सिंपली, इसमें स्टेटमेंट 3 के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल एरियाज़ में बॉर्डर विंग होम गार्ड्स भी बनाए गए हैं इन सम स्टेट्स, बट अगेन कुछ, क्योंकि सम स्टेट्स, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो चांसेज हो सकते हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए जब हम ये करते हैं कि भाई कोस्टल एरियाज़ में जो आपके फिशरमैन हैं उनको इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये इनको तो किया ही जा सकता है इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया में पुलिस जो है वैसे भी उनका नंबर जो है कम है। चलो इसके अलावा जो इसमें स्टेटमेंट थे कि
होम गार्ड्स एक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं श्योर नहीं था कि मुझे मेरी गट फीलिंग ये थी कि नहीं, होम गार्ड्स जो हैं ये डेफिनेटली स्टेट के अंदर में आ रहे हैं, आने चाहिए, क्योंकि हमने जो होम गार्ड्स को देखा है, आप देखो ऐसे भी बाहर घूमते हो, ये करते हो, तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ना कि होमगार्ड नाम की भी कोई है संस्था, ये कैसे काम करते हैं। तो ये आपको दिखेंगे जो डंडे लेके ऐसे ही रोड पे चलते रहते हैं, मतलब नॉट ऐसे ही इन द सेंस कि उनको उनके पास वेपन वगैरह नहीं दिखते जो हमने देखे हैं बिहार में, ये नॉर्मली मैंने देखा है, मैंने होमगार्ड्स के बारे में बहुत पढ़ा नहीं है, बट आई नो कि अच्छा ये होमगार्ड नाम की कोई ये है, ये जो नॉर्मली पुलिस वालों के साथ ही मिल के काम करते हैं, बट उनसे थोड़ा नीचे ही उनका ये दिखता है। तो ये मैंने देख रहा था, मैंने बोला कि जब पुलिस जो है, ये पुलिस जब स्टेट के कंट्रोल में आता है, तो इनसे नीचे की जो लेयर है, इसमें आपको होमगार्ड्स होंगे, तो ये फिर कैसे ऊपर इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सो आई वाज श्योर कि इस बेसिस पे कि ये नहीं हो सकता, ये मैंने देखा हुआ है, तो दैट इज़, इसके लिए मैं श्योर था। तीसरा, मैंने क्योंकि सम एरियाज़ थे, सम स्टेट्स थे, साथ ही साथ उससे रिलेट करके मैंने देखा कि फिशरमैन वगैरह हो सकते हैं, होते हैं, तो होमगार्ड्स भी हो सकते हैं, रिक्रूट किया जा सकता है इनको, और इस बेसिस पे आई गो विथ कि इनको करके चला जाए। बट अगेन आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, उस बेसिस पे आपने साथ में उसमें लॉजिक जोड़ा, और लॉजिक करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो। सो दिस इज नॉट कि ये कंप्लीटली ऐसे ही ब्लाइंड गेस था कि अब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गेस करना है, तो जो मेरी लॉजिक के हिसाब से सही लगा उस टाइप मैंने क्वेश्चन किया, एंड इन दिस वाज ट्रू। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस में आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिडक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, ये जहाँ पे कि नहीं पता, वो टर्म्स नहीं पता, बट यू गो विथ कि जो लॉजिक कहती है वहाँ पे, उस बेसिस पे जो टर्म है, उन कीवर्ड के टर्म्स के हिसाब से यू ट्राई टू डिड्यूस द क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे बायोफिल्टर्स, तो चलो एक सिंपल सी आइडिया है ना, बायोफिल्टर्स को उन्होंने पूछ लिया कि ये जो है वेस्ट ट्रीटमेंट करेगा, रिमूव द अनईटन फिश फीड। दूसरा जो है कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ठीक है। और तीसरा कि बायोफिल्टर जो है ये इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन द वाटर। तो अब देखो ये लॉजिक क्या था कि अब बायोफिल्टर्स जो हैं, ये बायोफिल्टर्स नॉर्मली क्या है, ये एक तो बायो और दूसरा फिल्टर, तो फिल्टर का फिल्ट्रेशन का काम करना, कुछ सब्सटेंसेस को रोकना, वो काम करेंगे। बायो हैं यानी कि बायोलॉजिकल हैं, ठीक है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया, ये मुझे आइडिया पता था, या इसके पहले एक साल में आया हुआ था, इसी तरीके से एक टर्म आया हुआ था, फर्टिगेशन, ठीक है। तो ये मैंने जो डिड्यूस किया था, तो वो ये था कि ये फर्टिलाइजर है कुछ, और कुछ जो है ये इरिगेशन ऐड करके ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से बायोफिल्टर्स जो है ये मैंने करा। तो बायोफिल्टर्स ये काम तो ये कर देंगे ना, कोई भी फिल्टर होगा रिमूवल का काम तो करेगा। दूसरा कि क्या ये कन्वर्ट करेंगे अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, ये बायोलॉजिकल हैं, तो बायोलॉजिकल जो है ये नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे डू दिस थिंग्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि कैसे आपको अमोनिया को जो है नाइट्रेट में कन्वर्जन कराने का। तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके के डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि दे विल बी मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे मेरी थी कि ये कर रही हूँ, ये होने चाहिए सही। तीसरा जो है इसको लेकर के मुझे काफ़ी देर तक है वो डाउट रहा, मुझे मेरी लाइन ऑफ थॉट क्लियर नहीं हो रही थी कि फॉस्फोरस का कॉन्टेंट जो है, इस इंक्रीज फॉस्फोरस एंड न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर, तो ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फॉस्फोरस का कंटेंट ये बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। सो एट लास्ट मुझे जो है आई वेंट कि नहीं, फॉस्फोरस जो है, क्योंकि मैंने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन में मेरी ये थी कि फिशेज जो लोग ज़्यादा खाते हैं फॉस्फोरस के कंटेंट, क्योंकि मेरे घर में किसी ने कह रखा था, डॉक्टर ने, कि भाई आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं, फॉस्फोरस जो है वो आपको देना पड़ेगा स्पेसिफिकली। तो वो कुछ मेडिसिन में उस समय की डिस्कशन थी, वो मेरे दिमाग में प्रॉप अप कर गई। तो आई वाज नॉट श्योर कि अच्छा फिश, लेकिन उनको साथ में जो है फिश खाने के लिए जो है मना भी किया था, तो आई डिडंट नो कि इसमें क्या कर रहा है, या उल्टा था, बाल झड़ रहे थे तो फॉस्फोरस को नहीं खाना है उनको ज़्यादा, और इसलिए उन्होंने शायद एडवाइस में कहा था कि फ़िश जो है आपको मना किया जाता है। तो मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब जो है आपको फिशेज में जो है फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा हो जाता है और रहता है। तो ये मेरी गेसिंग थी, और मैंने माना कि हो सकता है कि ये इंक्रीज़ करेगा फास्फोरस, तो फिर क्यों बढ़ाने का है। तो मैंने इसको कह दिया था कि नहीं, ओनली 2 होना चाहिए, तीसरा जो है वो गलत होना, तीसरा जो है ये दिस इज़ गलत, ये दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली कहानी वैसी नहीं थी। सो इस तरीके कभी-कभी क्वेश्चन डिडक्ट भी करोगे तो हो सकते हैं चांसेस रहेंगे, इसीलिए मैंने कह दिया है पहले ही कि यहाँ पे गेसेज़ जब भी आप करोगे तो ऑलरेडी 80% से ज़्यादा लेके मत चलना कि ये सही होंगे। इसी तरीके से एरियल मेटा
मेटाजेनोमिक्स जो है ये मैंने अब तो ये डिडक्टिव किया कैसे, तो मेटाजेनोमिक्स मुझे पता था कि मेटाजेनोमिक्स का जो टर्म है कि किसी इकोसिस्टम के अराउंड अगर आप पूरे एक ही सैंपल लेके आओ उसमें कि, और उस सैंपल से आप अलग अलग करो कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके डीएनए को अलग अलग करो, तो इस तरीके की जो स्टडी है इसको मेटाजेनोमिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पे टर्म था एरियल, और एरियल के हिसाब से मुझे था कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि कलेक्टिंग द डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, तो एरियल एयर से मिलता हुआ था। यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन था कि जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज, तो केवल एवियन स्पीसीज के लिए एरियल मेटाजेनोमिक्स एरियल टर्म यूज नहीं होता, ये मुझे लगा। और एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स, अब यहाँ पे ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स की बात हो रही थी। अगेन दिस डजंट गोइंग राइट कि ब्लड सैंपल्स ही क्यों भाई, मेटाजेनोमिक्स में तो डीएनए से बात होनी चाहिए, वो ब्लड से रिलेटेड क्यों हो रही है। और चौथा कि ड्रोन्स, अगेन ये ड्रोन्स ने मुझे रिस्ट्रिक्ट करा कि ड्रोन्स जो है एरियल को शूट नहीं करता, इस हिसाब से मैंने जस्ट आई वेंट की मेटाजेनोमिक्स टर्म मुझे पता था, एरियल का मैंने इंटरप्रिटेशन किया कि किस तरीके से आना चाहिए, एंड मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है ये सही गई एंड इट वाज करेक्ट। तो देखो कि ये दो जगहों पे आपने डिडक्शन किया, तो एक बार सही हो सकती है, एक बार गलत भी हो सकती है। इसके अलावा अब जैसे जो मैं सबसे सबको एडवाइस करता हूँ, ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए किस तरीके के सवाल होते हैं, ये क्या था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके के जो कीवर्ड्स बेस्ड हैं, अगर आपको पता है या आप कुछ गेस कर पा रहे हो, कुछ आइडिया निकाल पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, तो फिर आप उस पे जाओ, अटेम्प्ट लो अगर चांसेस कम है तो। अगर नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं चल रहा है, तो देन लीव द, इन क्वेश्चंस को आप हाथ लगाने जाओगे तो हाथ जलने पक्का है। एंड डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं हमेशा कि इनको छोड़ के निकल लेने का है, और इनको मैं कहता हूँ लक बेस्ड क्वेश्चंस। रीजन ये है कि आप ये कीवर्ड्स पढ़ते हो, आपने पढ़ रखा होगा, हम सब ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, जब हम लास्ट में पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, क्या हमें वो याद रह जाते हैं? अगर याद रह जाते हैं तो वो हमारा लक है, नहीं रहा तो फिर अब कोई है कि उस 100 कीवर्ड्स पढ़ के गया, उसमें से 2 कीवर्ड्स आ गए तो लक है कि चलो आ गया। कोई ऐसा है कि उसमें 1000 पढ़े और एक भी नहीं आया, तो फिर वो उसकी उसकी बैड लक है। तो इसीलिए वो लक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल भी नो रिस्क लेने का मेरा ये रहता है। अब जैसे इन्वेजिव स्पेसिस स्पेशलिस्ट ग्रुप मैंने पढ़ी होगी, बट उस टाइम में मुझे नहीं याद आया, तो मैं इनको हाथ नहीं लगाने वाला। इसी तरीके से फाइनेंस द टर्म बीटा, अब ये बीटा क्या था, आई वॉज नॉट श्योर कि ये क्या था। तो अब इसमें मैं गेस भी करने जाऊँ, अब सिंपल सी बात है ना, कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंस एक तो इतना बड़ा कंटेक्स्ट ही दे रखा है पूरा का पूरा, और उसमें एक एक टर्म उठा के पूछा उसने कि ये क्या है, तो फिर पॉसिबल नहीं है इस तरीके क्वेश्चन। तो मेरा ये रहता है कि जो इतने वाइडर, जहाँ पे आपको कोई भी आइडिया नहीं चल रहा है, ना कोई बुद्धि चल रही हो, उन तरीके क्वेश्चंस को हाथ ना लगाएं, उनको बिल्कुल ही छोड़ दें। आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कुछ आइडिया चल रहा है, लिंक कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो, बट ऐसे तो फिर नहीं। इसके अलावा, अच्छा, इसके लिए जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता था कि लक बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करने का, तो नॉर्मली देखो टेस्ट सीरीज तो आपको देना ही है, टेस्ट सीरीज का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम हॉल में जाकर करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं आ जाओ आज तो मैं बुद्धि लगाना शुरू करता हूँ। ये नॉर्मली मैं टेस्ट लिखता हूँ जब भी एग्जाम के पहले, तो मेरा टारगेट इनिशियल जब 2 साल थे, 3 साल, तो उस समय में ये रहते थे कि अपने को जो है टेस्ट लिखने हैं, तो मैं तो पूरी की पूरी जो 40 या 35 की जो टेस्ट सीरीज होती है, मैं पूरे लगाता था आराम से। और उसमें करता क्या था, या अभी भी लास्ट में बाद में 1-2 साल से वो ऐसा हो गया कि चलो बेसिक वाले तो ठीक ही हो जाते हैं, स्टैटिक वाले, और नॉर्मली जो है आपको जो करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट हो जाते हैं, बजट वाले और इकोनॉमिक सर्वे वाले, तो मैं विजन के टेस्ट लगा लेता था। आप किसी की भी लगा लो, एक एक किसी टेस्ट सीरीज को लगाओ अच्छे से, तो उसमें करंट अफेयर्स वाले और ये पढ़ के वो 10-15 टेस्ट में लगा के जाता था, और फुल लेंथ टेस्ट 1-2 लगा लेता था। उसमें होता क्या था कि जैसे उसमें से मैं कलेक्ट क्या करता था, ये इस तरीके के कीवर्ड्स, तो मैंने कॉपी बना रखी थी, उसमें से कुछ वैसा इन्फॉर्मेशन मिला जो मुझे लगा कि अच्छा ये हो सकता है, तो मैंने जस्ट मैं इसको लिख लूँगा, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये किसका है, कब बना, और ये 1-2 लाइन में, दैट्स इट। और इस तरीके से कर करके मेरे जो है 100-200 आराम से 300 कीवर्ड्स जो है उस तरीके से करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है ना, इतने सारे डिवाइसेस बन जाते हैं, इतने सारे नए नए नाम वो आते रहते हैं, तो उनको उनको याद रखना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैं रखता था करके, 300-400 ये कीवर्ड्स बन जाते थे डेफिनेटली, और फिर जो है उसको रट्टा मार के वो प्योर रट्टा मारना होता था। तो लक बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे तैयार करने होंगे। अब इसमें से कभी साल लग भी जाता है, कभी साल नहीं भी लगता है, ठीक है। तो जैसे अब 2021 वाला था, उसमें अच्छा खासा 2-3 लग गए थे, तो इसलिए मार्क्स वहाँ पे अच्छे आपको दिखेंगे भी। इस साल नॉर्मली एक ही लगा था आई थिंक। तो इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो दैट दैट कैन हेल्प। अच्छा, इसके अलावा रट्टाफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं इनको इसलिए कहता हूँ
ये क्योंकि ये आपने जो तैयार किया, ये तो करंट वाला तैयार किया रट्टाफिकेशन। यहाँ से भी आपको रट्टाफिकेशन कुछ आपके जो स्टैटिक पोर्शन है, ख़ास करके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, वहाँ से जो चल रहा है ट्रेंड, वो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे इसने पूछ लिया कि वत्ता किरुत्तल, अब यहाँ पे क्या करोगे? अगर आपको नहीं पता है संगम पीरियड में, संगम पोएम्स में कुछ ऐसी कहानी है, तो फिर इट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि इस तरीके के क्वेश्चन में गेस करना भी आप आसान नहीं हो। लिंक भी करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम के नाम हैं। असंगम को हम कितना ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ने ही पड़ते हैं, बट मैं क्या करता हूँ जनरली, क्योंकि जब से यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया है, तो मैंने कॉपी बना रखी है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की। खास करके एंशिएंट मेडिवल की, और उसमें मैंने क्या कर रखा है कि हर किंगडम्स जो हैं, उनके टाइम में कुछ कुछ फेमस कीवर्ड्स जो जैसे रहे हैं, ठीक है? जैसे अब नहापाना है, तो नहापाना क्या है, तो वो कहाँ पे आता है? तो इस तरीके से मैंने हर किंगडम के हिसाब से उसको बना रखा है, कुछ टर्म्स वो लिख के। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टर्म्स यूज होते थे, तो वैसे वो कॉन्सेप्चुअल नहीं, वो प्योर रट्टा मारना है, ठीक है? वो रट्टा मार के याद रखोगे तो रहेगा। इसी तरीके से कोई जो पोर्ट है, इसी इसी पेपर में आ गया था, जो मुजिरिस एंड पुहार वाला पोर्ट था, थुंदी। तो ये मेरे बुक कॉपी में मेंशन था, वो मैंने आराम से लगाया था। तो इस तरीके से कुछ पोर्ट्स, आपको कुछ कीवर्ड्स जो हैं इनके, तो वो करके जाना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे आ ही जाएँ, अगेन वो लक बेस्ड, आपका लक बेस्ड रहेगा। बट बैकग्राउंड में उतनी तैयारी तो हम कर ही सकते हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। इसी तरीके से मॉडर्न में मैंने कर रखे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर जो है, तो कौन से न्यूज़पेपर, कौन सा बुक किसने पब्लिश किए हुए हैं। दूसरा कि एसोसिएशंस के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो ये शॉर्ट में मेरे पास एक, वो ज़्यादा नहीं है, दोनों साइड पेज में आ जाती है एक 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 वाला जो है कहानी, और वो इनफ हो जाता है, हेल्प वो, लेकिन अच्छा हेल्प कर देता है वो। तो वो आपको तैयार रखना पड़ेगा, अगर उसमें हो सकता है किसी साल आए, किसी साल ना भी आए, तो वो डेफिनेटली। बट थ्रू आउट द, अगर मैं पूरे अपने 5 साल के जर्नी को देखूँ, तो डेफिनेटली इसने हेल्प मुझे ज़रूर किया हुआ है। इसके अलावा जो हैं, आपको रेक्टिफिकेशन करने के अलावा, अब डेफिनिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नॉर्मली ये पहले भी आ चुका है। एक बार उसने पूछा था, जो आपको जजेस के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के था, कि जजेस को जो है उनका, जब उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जजेस को, सॉरी, इम्पीचमेंट कर सकते हो। इम्पीचमेंट हालांकि बोला नहीं जाता है जजेस के, लेकिन जजेस के रिमूवल से ही मान लो। तो जजेस के रिमूवल के लिए जो कंडीशन लिखी हैं आपको बुक में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या उसको डिफाइन करा है कॉन्स्टिट्यूशन ने? तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं करा है। वो बाद में जजेस इंक्वायरी एक्ट में करके डिफाइन किया गया। तो एक एक तरीके से क्वेश्चन आ गया है इस पहले भी। इसी तरीके से यहाँ पे भी उसने पूछा कि जो है आर्टिकल 16(4), तो ये हम सब जानते हैं ना कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335। चलो ये मुझे नहीं पता कि इसमें 16(4) में ऐसा दिया है कि नहीं दिया है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखो फिर से अगेन, कि आर्टिकल 335 ये डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ब्रॉडर टर्म है ना, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना पॉसिबल है क्या? और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका इतना इवॉल्विंग है। तो आई वाज श्योर कि ये डिफाइन नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा भी था। बट फिर भी अगर नहीं है, तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। समवन इज ए गुड बॉय, तो समवन इज ए गुड बॉय कैसे डिफाइन करोगे भाई ये गुड बॉय है? एक वर्कर जो है वो एफिशिएंट वर्कर है, हाउ विल यू डिफाइन? उसके लिए पैरामीटर, और वो तो इतने ब्रॉडर, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ही बात कर रहे हो, क्या लेके आओगे? तो इस तरीके से था। तो ये ऐसे ही जगह, जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो फिर देखो सवाल, अगेन अगेन आपका एलिमिनेशन मैंने दिखा दिया फिर से, कि कहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बुद्धि चलानी है, चलानी पड़ेगी एग्जाम्स में। इसके बाद जो है कि द लास्ट रूल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये सब करने के बाद मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर के पेपर को जैसे ही मैंने देखा, तो मेरी मुझे टेंशन हो गई थी शुरू में कि भाई ये क्या आ गया। ठीक है, मैं पलटते जा रहा हूँ पेपर, सब जगह ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी जब मैंने पेपर करना स्टार्ट किया, कामली मैंने की, 100 क्वेश्चन 1 to 100 में गया आराम से। पहले जितने क्वेश्चन मुझे आ रहे थे पढ़े हुए, वो मैंने लगाए आराम से। ये, और उसके बाद ये बुद्धि, ये जितनी चीज़ें आपको समझाई वो सारी करी। करने के बाद मैं पहुँच गया था कि 45 क्वेश्चन के राउंड में कर पाया था। एंड आई वॉज नॉट श्योर, मुझे ये था कि कट ऑफ तो नीचे जाएगा डेफिनेटली, बट कितना नीचे जाएगा अब इसका गेस करना नॉट। हाँ, ये था कि हर साल से क्वेश्चंस कम ही लगने वाले हैं। तो लास्ट ईयर मैंने 60 के अराउंड किए थे, तो मुझे लगा कि चलो यार, उससे 5-7 क्वेश्चन कम भी होंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन मैं 45 पे थोड़ा-सा डर रहा था। तो था कि ऐसा करते हैं, क्योंकि काफ़ी था ना 45 में, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे सही हों। कुछ देश वगैरह भी क्या है, अगर 3-4 भी गलत हो गए तो कहानी गई। तो मुझे था कि मुझे 60 तो नहीं, बट 55 के अराउंड मुझे क्वेश्चंस करने के हैं। तो अब मैं क्या करूँ? तो लास्ट आई वेंट
टू कि अब मैं अपने यूज करूँगा प्रोबेबिलिटी का, और लास्ट टूल ये प्रोबेबिलिटी के रूप में काम करना शुरू किया। अभी तक जो मैंने किया वहाँ पे मैंने ऑप्शन को पिन पॉइंट किया है कि अब पहले डिडक्शन करके किया, जैसे किया कि इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, बी सी डी होना चाहिए। ये अब लास्ट टूल यहाँ पे ये था कि यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन बच गए थे, और यहाँ पे नाउ आई वाज टेकिंग वाइल्ड गेसेस, लिटरली आई वाज टेकिंग वाइल्ड गेसेस कि अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अब इसमें कुछ सही हुए, कुछ गलत हुए, बट ओवरऑल होके मेरा काम जो है वो कर गया था। जैसे कि अब यहाँ से ये क्वेश्चन था, तो ये मुझे पता था देवी चंद्र गुप्तम बिल्हण ये काम नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। विशाखा दत्ता, हम मैंने वो लिस्ट बना रखी है, तो लिस्ट वाला हेल्प यहाँ से किया हुआ है, बुक एंड ऑथर वाला। इसी तरीके से मिलिंद पान्हो भी था मेरे पास, ये बुक नहीं थे, ऑब्वियसली लिस्ट में इनको ऐड किया बाद में, बट उस समय में मुझे मेरे पास ये नहीं था। मिलिंद पान्हा था, और ये मुझे पता था ये नागसेन है, ना कि नागार्जुन। तो नागार्जुन और नागसेन के बीच में मैं क्लियर था। अब रह गया कि इनका क्या करूँ, तो मुझे ये था कि ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो अब ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ओनली वन हो सकता है, या ओनली टू हो सकता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास ए और बी में से गेस ही करना था। आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर कि मैंने कौन सा गेस किया था, बट यहाँ पे अगेन ना मैं तो 50-50 लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं श्योर हूँ कि चलो 10 क्वेश्चन मुझे और करने हैं, और 10 क्वेश्चन में अगर मान के चलता हूँ मैं कि 4 भी सही होते हैं, 6 भी गलत होते हैं, तो 4 में सही और 6 गलत होने के हिसाब से मेरी जो रेशियो जाएगी, तो ये 8 यहाँ से जाएंगे, और करीब करीब 2 मार्क्स कट जाएंगे, 6 नंबर मुझे फिर भी ऐड हो जाएंगे। अगर ये 3 और 7 जाते हैं, फिर भी ये 3 टू 6 नंबर्स आएँगे, और यहाँ से जो है मान के चलो 3 नंबर भी कटने, तो फिर भी मैं 3 पॉजिटिव में जा रहा हूँ। इसके अलावा अ, अगर ये 2 और 8 भी होते हैं, फिर भी जो है ये 4 नंबर, और ये चलो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लक खराब हुआ, 10 के 10 हो जाएँगे। तो ये मेरी थी। बट अगेन आप देखो कि ऐसा नहीं कि मैं हवा में ही गेस मारे जा रहा हूँ बस कि कुछ भी। मैंने उसमें से देखा कि वैसे कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, देन आई एम नॉट एबल टू इसको कैसे मैं हटाऊँ। तो फिर इस तरीके से करना स्टार्ट किए, और यहाँ से आके फिर लास्ट में मैंने इस टूल का यूज़ करके इन क्वेश्चंस में यूज़ किया। अब जैसे कि यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, तो बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में लगती हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा एनीमिया, तो एनीमिया तो हमें पता है ना कि आयरन की कमी की वजह से होता है। इन्होंने कहा कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देंगे, तो ये मुझे लगा कि नहीं, ये कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्यों दोगे भाई, आयरन ये हम पढ़ते भी हैं कि आयरन एंड फॉलिक एसिड दिया जाता है। मैं कैल्शियम के लिए श्योर नहीं था, बट ये था मुझे कैल्शियम तो एनीमिया से रिलेशन नहीं है, आयरन एंड फॉलिक एसिड दिए जाते हैं। तो यहाँ से इस हिसाब से ये गलत हुआ। यहाँ पे ये सारे करने के बाद इन ऑप्शंस को मैं इस ऑप्शन में क्लियर नहीं था, ठीक है, ये मेरे लॉजिक जो भी लगा या ये करे, मैं अभी भी श्योर नहीं था कि ये क्या होना चाहिए, कि डिलेड कोड क्लैंपिंग ये होगा नहीं होगा, आई वाज नॉट श्योर। यानी कि अगेन मेरे पास करने के बाद दो ऑप्शन बचे हुए थे कि ओनली 2 करेक्ट जाएगा, ओनली 3 करेक्ट जाएगा, क्या होगा। ये दोनों आंसर जो हैं ये मैंने रिड्यूस कर रखे थे कि ये सही हैं, तो आइदर ओनली 2 करेक्ट होंगे और ओनली 3 करेक्ट होंगे, तो अगेन आई हैव टू टेक द गेस। तो इस तरीके से करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं लास्टली फाइनली लेके आया अपना नीचे कि इनको कैसे किया जाए। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैट इन चाइना। अब देखो क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ जा सकते हैं? ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ करेक्ट हो ही नहीं सकते। अगर इंडिया के पास एरेबल एरिया भी ज़्यादा होता चाइना से, और इंडिया के पास इंडिया की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती, तो ऑब्वियसली इंडिया का फूड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था चाइना से, बट वो तो है नहीं हमारे पास, ये डेटा तो हम जानते हैं। तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता इसमें कौन स्टेटमेंट सही है, कौन स्टेटमेंट गलत है, बट एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ ना कि इन दोनों ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक साथ नहीं जा सकते। अब साथ नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ से कोई एक गलत है, कौन सा है नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अब ऑप्शन क्या होगा? अब ऑप्शन यही हो सकता है, इसमें एक स्टेटमेंट सही भी होने के चांसेस हैं, मैं रिस्क लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ये क्लियर था कि इंडिया का एरेबल एरिया जो है ये चाइना से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की 9% एग्रीकल्चरल भूमि जो है वो इंडिया में एरेबल एरिया है, और 43% जो है इंडिया का, या 44% के आसपास जो हमारा लैंड मास है वहाँ पे इरीगेशन एग्रीकल्चर हो सकता है। इस तरीके के डेटा थोड़े बहुत मुझे याद थे, बट स्टिल नहीं भी याद होते। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो गलत होना था, एक सही होना था, और यहाँ से जो है इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। तो फिर अगेन आई हैव टू टेक अ इन्फॉर्म गेस कि आपको ओनली वन जाएगा,
या ओनली 2 जाएगा, तो डेफ़िनेटली उस तरीके से ऑप्शन लेने थे। सो बट अगेन दैट वाज़, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम हॉल में जाके डेवलप करी हैं। आपको थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज़ लिखते हुए जब मैं टेस्ट देता था तो उस समय भी कर देता था कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं, मैं मार्क्स जब करता था तो कौन से क्वेश्चंस मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से पढ़ के अच्छे से रिड्यूस करके दिए हैं। लास्ट में अगर 1-2 क्वेश्चंस गेस भी कर रहा हूँ तो वो मैं मार्क कर देता था वहीं पे क्वेश्चन पे कि अच्छा ये मैंने गेस किया हुआ है। बाद में मैं जब रिजल्ट काउंट करता था कि अच्छा कितने जा रहे हैं, तो आई फाउंड कि अच्छा ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं। तो वो अप्रोच आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे जो लास्ट आपके 60 डेज़ बचे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ पढ़ना जो है वो पढ़ना आपके पास कॉन्साइज़ होना चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, तो इसलिए लिए जो है मैं आपको जो है प्रमोशन तो है नहीं, बट फिर भी आप एक बार वेबसाइट पे जाओ और सिनॉप्सिस आईएएस के वेबसाइट पे जाओ, वो देखो वहाँ पे कि जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं मेंस गारंटी प्रोग्राम के, सिट मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम के, तो क्या वो कंटेंट कॉन्साइज़ फॉर्म में है कि नहीं है? और या फिर जो वीडियोज़ लेक्चर भी आपको इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में इस तरीके के लेक्चर्स आए हैं, तो क्या वो आपको ऐसा है कि वो कॉन्साइज़ फॉर्म में है, काफ़ी जो है आपको हेल्प कर सकता है इस तरीके से, तो देन यू विल गेट टू नो कि ये कितना आपको हेल्प कर रहा है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।